नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज का प्रश्न जो है आप लोगों को जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या आपकी 101 है और 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन का ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों इस प्रश्न को आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है, ध्यान रखिएगा। पैराग्राफ में आप लोगों को लिखना है 2 पैराग्राफ में, जैसे पहले वाले 4 लाइनें और दूसरी 4 या 6 लाइनें जितने भी हैं तो उनमें एक जुड़ाव होना चाहिए। और किसी अच्छी कोटेशन का या किसी विचारक की लाइन का, किसी अच्छे विद्वान की लाइन का आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो और अपने उत्तर को बेहतरीन बना सकते हैं। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है जीएस का और डिफेंस का, तो दोनों व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग अच्छी तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति जो हुई थी, तो 1857 की क्रांति के कारणों की विवेचना करनी है विस्तार से। ठीक है। जो 1857 का रिवोल्ट था, तो उसका 1857 का विद्रोह जो था, तो उसकी बारे में आप लोगों को बताना है किस तरीके से क्या चीज़ें चली थी, क्या कारण थे। सबसे पहले तो 1857 की क्रांति थी, यह बहुत ही जैसे होता ना कि जनता के बीच में, लोगों के बीच में बहुत दिनों तक का यह रोष था, एक अंदर से एक गुस्सा था। ठीक है। वो एक दिन में नहीं आया, वो धीरे धीरे जनता और हस्तशिल्पियों जिन और जनजातियों, कृषकों, सैनिकों और रजवाड़ों, इन सभी के मन में एक असंतोष की भावना पैदा हो रही थी। और ये क्यों हुआ था? हुआ इसलिए था क्योंकि इतने कानून और शोषण किया जा रहा था अनेक माध्यमों से, भारतीय जनता का, सैनिकों का, और जितने भी हस्तशिल्पी थे इनका बेरोजगार छिन गया था, तो ये भी गुस्से में थे। जो सैनिक थे, ठीक है, सैनिकों में असंतोष इसलिए भी था, बहुत सारे रीज़न थे। उनको वेतन कम मिलता था, उनको जो अंग्रेज अधिकारी थे या सैनिक थे उनके बराबर सारी चीज़ें, सुविधाएं नहीं दी जाती थी। और क्या था कि सैनिकों बीच में एक चर्बी लगे कारतूसों का भी प्रयोग किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें थी 1857 की क्रांति से संबंधित। ठीक है, कि इसके पीछे का बैकग्राउंड कि कहाँ क्या चीज़ें, घटनाएं चली थीं। अब जो 1857 का रिवोल्ट था, ठीक है, जो विद्रोह था, तो उसके कारण देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कारण थे? बहुत सारे कारण थे इसमें, और इसमें मुख्यतः आप लोगों को बताना यही है। ठीक है। जो 1857 की क्रांति थी उसके कारण बताने, कोई लोग क्रांति बोलते हैं, कुछ लोग विद्रोह बोलते हैं। ठीक है। तो इस पर हम लोगों को नहीं जाना है, जो क्वेश्चन, जो प्रश्न का मूल सार है उस पर हम लोगों को रहना है। तो इसके आर्थिक कारण, जो इकोनॉमिक रीजंस थे, वो कौन कौन से थे? तो देखिए, जितनी भी अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोगों ने क्या किया था कि इतनी शोषण कर रहे थे जनता का, ठीक है, और हर तरीके से शोषण किया है इन्होंने। ठीक है। व्यापार जो था हमारे यहाँ का, व्यापार का विनाश कर दिया इन्होंने। ठीक है। व्यापार का हर तरीके से विनाश किया। जैसे यहाँ से कोई भी चीज़ बनती थी तो वहाँ ब्रिटेन में जाने पे उस पर इतने ज़्यादा निर्यात शुल्क लगा दिए जाते थे कि वहाँ बिक ही न पाए वो माल, और अपनी चीज़ों को वो लोग संरक्षण देते थे। तो यहाँ का क्या हुआ? यहाँ का व्यापार का विनाश हो गया। जितने भी हस्तशिल्पी थे और सभी लोग थे, उनका क्या है, उनका हर तरीके से शोषण किया गया। और जो हमारे घरेलू उद्योग थे उनको हर तरीके से विनाश किया गया, उनको नष्ट करने की कोशिश की और नष्ट कर दिया गया। ठीक है। और क्या हुआ कि आर्थिक कारणों में एक और कारण आता है कि किसान जो थे, किसानों का शोषण हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा हुआ। चाहे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो जो कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी, ठीक है,
चाहे रैयतवारी हो या महलवारी हो, इन तीनों में अलग अलग तरीके से भारतीय लोगों का शोषण किया गया। हर तरीके से भारतीयों का शोषण किया गया। और हुआ क्या कि इसकी परिणति यही हुई कि 1857 का विद्रोह फूट पड़ा। ठीक है, कहते नहीं है कि सबके मन में आग तो जल ही रही थी। ठीक है, बिल्कुल एक दबी हुई आग तो लगी ही हुई थी, लेकिन एक बस चिंगारी की ज़रूरत थी। वही ऐसा कार्य वहाँ पर हुआ था। और क्या हुआ, आर्थिक कारणों में अगला कारण कौन सा आता है कि भारतीय उद्योगों का विनाश तथा बेरोजगारी। अब सीधी सी बात है कि इतना शोषण होगा, व्यापार जो था व्यापार का विनाश कर दिया गया। अंग्रेज़ों की जो साम्राज्यवादी नीतियाँ थीं, जो आर्थिक नीतियाँ थीं, वो सारी चीज़ें यहाँ के उद्योग धंधों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला। ठीक है, जो उद्योग करते भी थे लोग, उनको रिप्लेसमेंट करा दिया किसी और व्यापार से या किसी और फसल से। ठीक है, और बीच में क्या हुआ कि कुछ अकाल भी पड़े थे। तो अकालों के समय पे भी जो इनकी शोषण व्यवस्था थी या जो इनकी भू राजस्व व्यवस्था थी या जितने भी इनके बंदोबस्त थे, रैयतवारी, महलवारी और स्थायी बंदोबस्त, इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई। ठीक है, तो लोगों को क्या लगा, हम तो खाने को है नहीं और हम टैक्स किस तरीके से दें। तो उनको ये कंपलसरी रूप से कहा गया था तीनों के तीनों बंदोबस्त में कि आप लोगों को टैक्स देना ही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें थी कि भारतीयों के मन में एक गुस्सा पनप रहा था। और धीरे धीरे जैसे होता ना कि किसी भी चीज़ को लेके हमारे मन में अगर कोई गुस्सा पलने लगे तो हम वो एक ना एक दिन हम उसको फूट देंगे। ठीक है, हम उसको निकाल देंगे किसी न किसी के ऊपर। तो हुआ क्या, जो शोषण कर रहे थे उन्हीं के अगेंस्ट में विद्रोह हुआ और गुस्से का परिणाम आप लोगों ने 1857 के विद्रोह के रूप में आता है। ठीक है, और क्या हुआ कि जैसे कुछ राजनीतिक कारण भी थे। ठीक है, कुछ राजनीतिक कारणों में देखते हैं कौन कौन से कारण थे। तो राजनीतिक कारणों में हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक कारण कौन कौन से थे कि जैसे डलहौजी थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, तो इनकी एक नीति थी साम्राज्यवादी नीति की, अपने जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको भारत में फैलाना। ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को बढ़ावा देना, अपने ब्रिटिश साम्राज्य को आगे बढ़ाना। तो इन्होंने एक नीति लाए थे, हड़प की नीति। हड़प की नीति के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि बहुत से राज्यों का इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, उनको छीन लिया उनसे। ठीक है, तो ये लोगों के मन में, राजवाड़ों के मन में बहुत ही ज़्यादा एक गुस्से की भावना पनपने लगी। और इधर वेलेस्ली ने क्या किया, एक लॉर्ड वेलेस्ली थे, तो इन्होंने क्या किया कि सहायक संधि के माध्यम से राज्यों को हड़पना चालू किया। अब दोनों लोग साम्राज्यवादी नीतियाँ ही चला रहे थे। अब दोनों लोग हर तरीके से जितना भी क्षेत्र था उसको ग्रैब करते जा रहे थे। और ग्रैब करने के बाद वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थीं, ठीक है, जो लोग थे, जो सेवाएं देते थे, ठीक है, जो उद्योग चलाते थे, उन पर इतने टैक्स थोप दिए गए कि जिससे वो हर तरीके से विवश हो गए टैक्स देने को। इतने नियम कानून बना दिए गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो क्षेत्र था वो उनके पास भी नहीं बचा। और क्या हुआ, और राजनीतिक रूप से कुछ घटनाएं घटित होती हैं कि सम्राट, जो हमारे मुग़ल सम्राट थे, तो उस समय बहादुर शाह थे। तो बहादुर शाह के साथ में भी दुर्व्यवहार किया गया। ठीक है, और उनके साथ में भी जो एक नजराना था वो भी नहीं दिया जाने लगा। तो एक अपमानित किया गया उनको। और क्या हुआ कि नाना साहब जो थे, ठीक है, नाना साहब के साथ भी अन्याय किया गया और उनके साथ में भी 8 लाख रुपए की जो पेंशन दी जाती थी उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। तो हर तरीके से जनता में एक रोष जागृत हो रहा था। और क्या हुआ कि एक सामाजिक धार्मिक कारण थे। सामाजिक धार्मिक कारणों में बहुत सारे रीज़न, देखिए आप लोग लिखना तो देखिए 200 शब्दों में है, अगर आप बताने चलेंगे तो केवल आर्थिक कारण को ही 200 शब्दों में आप लिख लेंगे। ठीक है, 200 शब्दों से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को 200 शब्दों में केवल आर्थिक कारण ही नहीं निकले हैं, आपको पूरे डायमेंशंस को क्लियर करना है। आपका आर्थिक भी हो गया, राजनीतिक भी हो गया और सामाजिक भी हो गया, सैनिक कारण भी आपको बताने हैं, तात्कालिक कारण भी बताने हैं और प्रशासनिक कारण भी बताने हैं। तो सारे कारणों को अगर हमें 200 वर्ड में डालना है तो कहीं ना कहीं हमें डायमेंशंस को कवर करना है कि कितनी चीज़ों ने इस पर प्रभाव डाला। ठीक है, तो इतना आप समझिए, क्योंकि पूरी चीज़ों पर आप जाएंगे तो फिर प्रश्न को नहीं लिख पाएंगे आप पूरा।
और वो बहुत ज़्यादा जो शब्द सीमा है उससे बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो हम लोग सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारणों में देख रहे थे कि जो अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ लोगों ने क्या किया था कि सामाजिक जीवन में जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना चालू कर दिए। ठीक है, ये इससे क्या हुआ कि लोगों के मन में क्या लगा कि जैसे पाश्चात्य सभ्यता का ये लोग प्रचार प्रसार यहाँ करने लगे। जैसे सभ्यता का क्या अर्थ है? सभ्यता का यही अर्थ है जो हम रहना, खाना, पीना, किस तरीके से हम क्या करते हैं, जो डेली रूटीन लाइफ में हम जीते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस जीवन को ये लोग, जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजा करने को ये हस्तक्षेप करने लगे और सारी चीज़ों में कि आप इस भगवान की नहीं, आप ईसा मसीह की पूजा करिए। ठीक है, तो ऐसे हस्तक्षेप भारतीयों को कतई बर्दाश्त नहीं थे। और क्या हुआ कि भारतीयों के प्रति भेदभाव भी किया जाने लगा, धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर। कोई भी हो, उनको वेतन कम दिया जाता था, धर्म के आधार पर उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाने लगा कि आप निचले तबके के हैं, आप ये हैं। तो ये क्या हुआ, और क्या अगला कारण है कि ईसाई धर्म का प्रचार भी इन्होंने बहुत तेज़ी से किया। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्याएं थी। 1813 का जो एक्ट था उससे ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति मिली थी। तो अब ये कुछ चीज़ें थीं कि जो भारतीयों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही थी और जनता में एक रोष की भावना, एक असंतोष की भावना भी उत्पन्न हो रही थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, 1857 की क्रांति या विद्रोह के रूप में दिखता है हम लोगों को। और क्या था कि सैनिक कारणों में देखते हैं कि सैनिक कारणों में क्या कारण थे। तो सैनिकों में उस समय, उस टाइम के लोगों में जो सैनिक थे उनमें उस समय समाज में धारणा मानी जाती थी कि जो भी सैनिक या व्यक्ति है, अगर देश से बाहर जाता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और उस समय हमारा धर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उस समय लोग धर्म को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते थे। तो उससे क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों को भी बाहर जाने भेजना, लड़ाई में भेजना। जैसे वर्मा या और बाकी युद्ध होते हैं या लड़ाइयाँ होती हैं, आसपास से कोई भी चीज़ होती थी तो उनमें वो लोग सैनिकों को भेजने लगे। तो अब क्या हुआ, जनता के मन में लगा कि ये तो हमारे धर्म को ही नष्ट कर दे रहे हैं। सैनिकों के मन में भी लगा। और क्या था कि जैसे जो सैनिकों को वेतन दिया जाता था वो भी बहुत कम था। जो अंग्रेज़ सैनिक थे उनकी अपेक्षा उनको बस रहने खाने के एवज में ही बस उसी के मूल्य के बराबर केवल दिया जाता था और एक्स्ट्रा में कोई भी वेतन नहीं दिया जाता कि उनको ज़्यादा वेतन मिलता हो या जो अंग्रेज़ थे उनके बराबर वेतन मिलता हो। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या थी सैनिकों में। और क्या था कि सैनिक लोग थे उनके बीच में भी ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। तो उनको भी लगा हम सैनिक तो इनके हैं ही, एक बंधुआ मजदूर की तरीके से हो गए हैं और हमें जितना वेतन मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा समस्या की बात खड़ी हो रही थी। और वो क्या कर रहे थे कि वो धर्म परिवर्तन की भी बात करते थे। तो जब धर्म प्रचार जो हो रहा था उसके कारण उनको ये लगा कि अगर हम इस तरीके से कार्य करेंगे तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट तो हुआ ही हुआ है। अब उसके बाद हमें धर्म परिवर्तन के लिए भी आगे बाध्य किया जा सकता है। तो ये भी कुछ समस्याएं थी। और क्या है कि प्रशासनिक कारणों में कुछ कारण थे कि जैसे पुलिस व्यवस्था जो थी वहाँ पे भी कोई न्याय नाम की चीज़ नहीं थी, लूट खसोट हो रही थी। एक कहते नहीं है कि एक आधिकारिक लूट खसोट थी, एक होती है लूट पाट करने वाले लोग जिसको डकैत बोलते हैं। ये क्या थे, ये बस प्रत्यक्ष रूप से डकैत थे कि अगर वर्तमान में सरकार ही लूटने लगे, जो हमारे ऊपर शासन कर रही है, अगर वही लूटने लगे तब तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो यही कार्य उस समय भारत में हो रहा था। जो पुलिस प्रशासन था वो उसकी भी बहुत बुरी दशा में था और न्याय व्यवस्था भी बहुत बुरी दशा में थी। जो लोगों का लूट घसोट हो रहा था वो बहुत ज़्यादा था। और अगर जैसे कोई बात हो जाती थी या कोई शिकायत पहुंचती थी तो प्रशासन भी उदासीन रहता था, ये भी बहुत दिक्कत थी। और क्या था कि भेदभाव भी बहुत ज़्यादा होता था। उच्च पदों पर क्या था कि उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं रखा जाता था। ठीक है, उनको बिल्कुल निचले पायदान पर ही रखा जाता था।
ठीक है। और क्या था कि कंपनी की जो प्रणाली थी, ठीक है, एक कंपनी प्रणाली जो थी वो अपर्याप्त साबित हो रही थी, ठीक है। उनको लगता था कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे रीज़न थे, प्रशासनिक रीज़न भी, वो अपने दायित्वों को पूरा हर तरीके से पूरा नहीं कर पा रही ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये भी कुछ रीज़न थे। हम अपने अधिकारों को लेंगे, इसीलिए 1857 का विद्रोह हुआ था। और क्या है कि एक तात्कालिक कारण हुआ था कि उस समय एक राइफ़ल चलती थी, उसकी जगह पर एक नवीन एनफील्ड राइफ़ल लाई गई। और लोगों में क्या हुआ कि लोगों के बीच में जो सैनिक थे, सैनिकों के बीच में यह बताया गया कि उस जो राइफ़ल थी, राइफ़ल को क्या करना होता था कि जो गोली थी उसकी चर्बी निकाल कर फिर गोली को डालना होता था। तो अब बात क्या आई कि जो जो सैनिक थे, सैनिकों के बीच में एक भावना उत्पन्न हुई या अफवाह फैली, अफवाह क्या बात चली कि जो बंदूकें हैं, बंदूकों में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग किया गया है। तो अब इससे क्या हुआ कि जो हिंदू और मुस्लिम जो थे, दोनों लोगों, हर धर्म के लोगों के बीच में यह बात आने लगी कि ये चीज़ें हमारे धर्म को नष्ट कर देंगी, ठीक है। हमारे यहाँ गाय को माता के समान माना जाता है, ठीक है। और वैदिक ग्रंथों में भी गाय को अघन्या के नाम से जाना, जिसको हम नहीं मारने वाली वस्तु है, ठीक है। सूअर को जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं तो उनमें बिल्कुल पाप माना जाता है इन सब चीज़ों से चुन, ठीक है। तो ये कुछ बातें थीं उस समय की कि बहुत ही ज़्यादा उत्साहित करती हैं लोगों को क्रांति के लिए, ठीक है। और लास्ट में देखिए इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं 1857 की क्रांति से संबंधित, और आप भी कुछ आपके दिमाग में है तो आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। और निष्कर्ष के रूप में आप लोग अच्छे से इसका निष्कर्ष दीजिए, और देने के बाद आप लोग इस प्रश्न को लिखने के बाद आप लोग, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर आप लोग सेंड कर दीजिए, ठीक है। जिसको मैं टेलीग्राम पर, जो भी मेरे पास प्रश्न आते हैं तो मैं उसको टेलीग्राम पर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज डेली हम लोग 2 प्रश्न देखते हैं, ठीक है। जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है, 102 नंबर संख्या है प्रश्न की, प्रश्न संख्या 102 है, और 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले तो प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र के सुचारू कार्य संचालन में आने वाली प्रमुख बाधाओं को चिन्हित कीजिए। तो आपको क्या बताना है, जो हमारा संसदीय लोकतंत्र है तो इसके सुचारू कार्य संचालन में आने वाली प्रमुख बाधाओं को आप लोगों को बताना है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग आंसर राइटिंग जरूर करते रहिए, क्योंकि देखिए समय बहुत ही कम है और बहुत जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। 17 जून से आपका यूपी पीसीएस अपर पीसीएस का मेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। और जीएस का ग्रुप भी चल रहा है, तो इसको जो लोग भी 300-350 प्रश्न प्रतिमाह अच्छे से आंसर राइटिंग करना चाहते हैं वही लोग केवल जुड़ें। अगर नहीं भी जुड़ना चाहते हैं एटलीस्ट आप आंसर राइटिंग ज़रूर करते रहें, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं आप लोग अच्छे से कार्य करते रहिए, क्योंकि समय अब बहुत कम है, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र के सुचारू कार्य संचालन में आने वाली प्रमुख बाधाओं को चिन्हित करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था जो की गई थी वो स्वतंत्रता के बाद जो हमारा संविधान बना था, ठीक है, और जब पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को, तो उसके बाद से सारी चीज़ें हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया, ठीक है। और अपनाने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा है और उसमें संयम है, अनुशासन की भी व्यवस्था की गई, बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारे यहाँ संविधान में की गई है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की, नीति निर्देशक तत्वों की और मौलिक कर्तव्यों की, हमारे यहाँ न्यायपालिका का संसदीय लोकतंत्र अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को संविधान के अनुसार चलने के लिए बताया गया है। हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा को के आधार पर ही हमारा संविधान का निर्माण किया गया। अब संसदीय लोकतंत्र जो है इसमें इसके सुचारू कार्य संचालन में कौन कौन सी जो
बाधाएं हैं वो कौन कौन सी आती हैं, तो इनके कारणों पर आप लोगों को चर्चा करनी है, उनको चिन्हित करना है। तो सबसे पहला पॉइंट से ही देखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र जो था उसमें क्या है कि एक दल का बहुमत ना होना। जैसे एक दल का बहुमत जब होता है तो संसदीय कार्य जो होते हैं, जो संचालन होता है, संसद है, संसद में कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, आपकी लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है, ठीक है। तो अब दोनों सदनों की कार्यवाही को अगर अच्छे से चलाना है तो क्या करना होगा, उसके लिए एक अगर दोनों सदनों में एक ही सरकार होगी तो उससे क्या होगा, बहुत अच्छा होगा और कार्य संचालन अच्छे सुचारू रूप से होगा। अब क्या है कि हमारे यहाँ लगभग 1966 के बाद से आम चुनाव जितने भी हुए हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि बहुमत रहा है, ठीक है, एक दल का बहुमत नहीं रहा है, बहुत दल मिलकर जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, तो उसको बनाते हैं, ठीक है। गठजोड़ वाली राजनीति स्टार्ट हो गई 1966 के बाद, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 चलती आई और कई दलों की सरकार बनी और उसके बाद गठजोड़ टूट गया तो सरकार भी चली गई। तो ये क्या था, संसदीय कार्य जो संचालन था उसमें ये सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। और क्या है कि हमारे यहाँ सशक्त और उत्तरदायी विपक्ष का अभाव है। अभाव सीधी सी बात है कि जब एक मानक होते हैं विपक्ष के लिए, ठीक है, प्रतिपक्ष के लिए, तो अब वो अपनी उत्तरदायिता से जो उत्तरदायी चीज़ें थी, ठीक है, उनके विपक्ष में भी जो जैसे मान लिया कांग्रेस एक तरफ थी, कांग्रेस थी, अब दूसरी साइड में विपक्ष में कोई सशक्त और उत्तरदायी विपक्ष का भी अभाव रहा। तो उससे क्या हुआ, संसदीय कार्य जो थी उसकी गरिमा थी वह बिल्कुल खराब होती चली गई। और वर्तमान में तो संसदीय कार्य जो जो भी हो रहे हैं, संसद में जो भी कार्य जो भी सांसद या नेता लोग जो करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा संसदीय गरिमा को आहत करता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सशक्त और उत्तरदायी, ठीक है, रिस्पॉन्सिव जो एक विपक्ष होना चाहिए उसका अभाव है। और इसकी वजह से क्या होता है कि संसदीय कार्य संचालन अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। जो चीज़ें नीतियों में जो उनको प्रश्न उठाने चाहिए वो नहीं उठाते, वो राजनीति की बातें ही केवल करते हैं, एक दूसरे पर बिल्कुल बेकार टाइप के आक्षेप लगाते हैं, ठीक है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और क्या है कि हमारे यहाँ वर्तमान में जो सांप्रदायिकता है, भाषावाद है और प्रादेशिकता है, ये तीनों चीज़ें संसदीय लोकतंत्र में बहुत ही ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। अब सांप्रदायिकता किस तरीके से, जो जैसे इस समय धर्म, जाति और संस्थानों के आधार पर जो राजनीति है वो बहुत ही ज़्यादा की जा रही है, ठीक है। तो ये संप्रदाय को बढ़ावा दिया जा रहा है, जाति को सर्वोपरि रखा जाता है कि अगला चुनाव हम किस आधार पर लड़ेंगे, धर्म को हम सबसे ऊपर रखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सांप्रदायिक रूप दे दें, किस तरीके से हम दंगे करवाएं, किस तरीके से। और चीज़ें आप लोग पेपरों में पढ़ते भी रहते होंगे कि संसदीय गरिमा को सबसे ज़्यादा जो सांप्रदायिकता है, भाषावाद है और प्रादेशिकता है, तो यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। और क्या है कि एक सोचने वाली बात है कि एक जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र में एक MP MLA जो भी बनते हैं तो वो क्या है, भाषावाद, जैसे मान लिया आप मराठी हैं तो आप मराठी को ही किसी उसको देंगे, जो अच्छा कार्य करने वाला MLA होगा आप उसको नहीं देंगे। या उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप किस जाति का है या किस धर्म से संबंधित है आप उसी को वोट देंगे जाके, किसी अच्छे सांसद या MLA को आप वोट नहीं देते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रादेशिकता और भाषावाद और सांप्रदायिकता को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। संसद में यही चीज़ें जब घटित होती जाके कि संसद में विभिन्न धर्मों जातियों के जब लोग पहुंचते हैं चुनकर, ठीक है, स्पेशली, तब वहाँ पर वहाँ की जो संसद की खुद की गरिमा है, जो कार्य संचालन है, जो संसद का बाइकआउट करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ घटित होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा विवाद, जो बाधाएं हैं वो उत्पन्न करती हैं। अगला पॉइंट क्या है कि संसदीय वाद विवाद। तो देखिए वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान क्या, बहुत सालों पहले से ही
जो संसदीय स्तर है, जो वाद विवाद का स्तर है, वो बहुत ही गिरता चला जा रहा है, गिरावट आ रही है उसमें। जो वाद विवाद का स्तर है, एक दूसरे के ऊपर नोट फेंके जाते हैं, मंत्री नेता लोग सदन के अंदर ये कार्य करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं। तो ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। संसदीय लोकतंत्र इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप जो संसद की गरिमा है उसको तार तार करें। तो जो संसदीय वाद है, वाद विवाद, वो उनमें जो एक्चुअल मुद्दे हैं वो उनको उठाए नहीं जाते, केवल राजनीतिक मुद्दे ही केवल उठाए जाते हैं। जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और बाकी सारी चीज़ें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो मुद्दों को नहीं उठाए जाते। ठीक है, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको उठाए जाने चाहिए, उनसे संबंधित जो जितने भी मुद्दे हैं तो उनको उठाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा वहाँ होता नहीं है। ठीक है, और क्या चीज़ है कि अगला कारण क्या है कि राजनीतिक संघर्ष की प्रवृत्ति भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। कि जैसे मान लिया केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। राज्य सरकार में तो चलिए ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन अगर राज्य में कहीं पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहाँ क्या है, वहाँ जो ऐड दी जाती है, सहायता दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, वो उसमें कमी की जाती है, सुरक्षा में कटौती की जाती है। हर तरीके से अगर कोई राज्य गैर बीजेपी वाला है या गैर कांग्रेसी वाला है, सबके साथ यही किया जाता है। जो भी सरकारें आती हैं वो ये कार्य करती ही करती हैं। कांग्रेस ने भी किया था, बीजेपी भी वही कार्य कर रही है। ठीक है, तो अब बात यही आती है कि जो राजनीतिक संघर्ष है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, उसकी प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। केंद्र राज्य में जैसे केंद्र करता क्या है कि आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन को लगाता है, और अनचाहे रूप से जो पूर्वोत्तर राज्य थे उनमें भी ये मामला अभी वर्तमान में भी कुछ दिनों पहले चला था। तो ये राष्ट्रपति शासन का भी दुरुपयोग किया जाता है केंद्र के द्वारा। तो ये क्या है, ये एक संघर्ष को भी बढ़ावा देता है, जो संसदीय कार्य है उसमें भी बाधा डालता है जाके। ठीक है, और क्या है अगला पॉइंट कि जो भ्रष्टाचार है और नैतिक मूल्यों का ह्रास बहुत ही ज़्यादा हुआ है। भ्रष्टाचार हमारे यहाँ हर तरीके से है। जो हमारे यहाँ खरीद फरोख्त होती है सांसदों की, नेताओं की, तो ये क्या है, जीतने के बाद ये खरीद फरोख्त में ही लिप्त रहते हैं। उसके बाद ये फिर भ्रष्टाचार करने पे और ज़्यादा उतार हो जाते हैं, क्योंकि ये पैसा दे के पहुँचे होते हैं। पैसा दे के एक पार्टी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तीसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो फिर जब तीसरी पार्टी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छी तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र में ये सब चीज़ें नहीं बताई गई थी। एक अच्छे लोकतंत्र में जो एक जन भागीदारी थी उसको सुनिश्चित करना था। ठीक है, और क्या है वर्तमान में कि वर्तमान में एक चीज़ और हो रही है कि राजनीति का अपराधीकरण भी हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है कि जैसे आप लोगों ने एक बहुत सारी चीज़ें आसपास देखी भी होंगी कि एक कहावत है कि जब तक आप अपराध नहीं करेंगे तब तक आप नेता नहीं बनेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें, कहावतें जो समाज में व्यवहारिक रूप में हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अब आप भी जानते होंगे कि आज की डेट में अगर किसी को नेता बनना हो तो वो सबसे पहले मारपीट और बाहुबल का प्रयोग करते हुए ही वो आगे बढ़ता है। सबसे पहले तो अपराध करता है, फिर उसके बाद राजनीति करता है जाके। जबकि राजनीति और अपराध दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, राजनीति अच्छे कार्यों के लिए की जानी चाहिए थी, जनता के अच्छे भले के लिए की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो नैतिक मूल्य हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ गई है नेताओं के, और भ्रष्टाचार चरम स्थिति में पहुंच चुका है। तो ये क्या है, राजनीति का अपराधीकरण बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और जो एक कह सकते हैं ना कि बाहुबल के आधार पर जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो उनका प्रवेश संसद में हो रहा है। उनकी वजह से जो संसदीय गरिमा है और नैतिक मूल्यों का ह्रास, ये सारी चीज़ें जो संसदीय लोकतंत्र है उसके संचालन में बहुत ही ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। और क्या हो सकता है कि संसद में अयोग्य लोगों का जाना, कि एक सीधी सी बात है कि एक
नेता जो पहुंचते हैं उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, कि उनका मिनिमम आप बीए पास किए हों या बीएससी किए हों, ठीक है, या एमए किए हों। तो इनके लिए क्या है, अयोग्य व्यक्ति पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो कार्यों को, शासन में जो कार्य करते हैं लोग, ठीक है, तो उनमें नेता लोग ही आते हैं। नेता लोग जब अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे, नैतिक मूल्यों से युक्त नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो भ्रष्टाचार ही करेंगे, ठीक है। और क्या है कि संसदीय कार्य का घटता समय, और क्या है कि जैसे बाधाएं कौन कौन सी उत्पन्न हो रही हैं संसदीय लोकतंत्र के संचालन में। तो एक बाधा और भी है कि जब अब कह सकते हैं निरक्षर लोग पहुंचेंगे संसद में, तो वो वाद विवाद क्या करेंगे और चर्चा क्या करेंगे, जो संसदीय कार्य है वो भी घटता चला जा रहा है, ठीक है। जो विपक्षी है वो बाइकआउट कर जा रहा है, वो सहयोग नहीं कर रहा है, जो केंद्र सरकार की सत्ता पार्टी सरकार है, ठीक है, सत्ता पक्ष की सरकार। तो ये सारी चीज़ें, संसदीय कार्य जो है वो, उसका समय जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा इधर हाल फिलहाल के दिनों में घटा हुआ है, हाल फिलहाल के वर्षों में। और क्या है कि जो एक मानवीय व्यवहार में भी बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो है क्या, लोग जैसे कुछ संसद में बहुत सारे लोग बैठते हैं, अब उनके व्यवहार में ही परिवर्तन आ रहा है वर्तमान स्वरूप में। तो वो क्या है, उनको ये भी एहसास नहीं होता कि हम संसद में बैठे हैं, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हमारी आचरण और नियमावली क्या है संसद की, और किस तरीके से हमें चीज़ों को, मुद्दों को उठाना है। तो ये सारी चीज़ों में इन लोगों को आइडिया नहीं रहता, ठीक है। चीज़ें पता होती हैं लेकिन करने के इच्छुक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये संसदीय लोकतंत्र की कुछ बाधाओं को हम लोगों ने देखा, और 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। इतना ध्यान रखिएगा, 150 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। कुछ पॉइंट्स आपने भी पढ़े हो तो अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को सेंड करना है, ठीक है, अच्छे से निष्कर्ष को बताते हुए। और इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।